हेलो बच्चों। और आज मैं क्लास 10th बिहार बोर्ड का जो अध्याय 1 है, वैसे तो इसका मेन चैप्टर का जो नाम है वो है भारत संसाधन एवं उपयोग, और इसका दूसरा अध्याय है जल संसाधन। इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से बड़े ही आसान और सरल शब्दों में पढ़ने वाले हैं। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले हमने 2 वीडियो जो है वो बना रखा है। पहला भारत संसाधन एवं उपयोग, जिसमें हमने संसाधनों के बारे में अच्छे से बताया है, और फिर दूसरा प्राकृतिक संसाधन, उसके बारे में भी मैंने एक दूसरा वीडियो में बताया है। आप यदि उसे अभी तक नहीं देखे हैं तो आप जरूर जाके देखें, उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने बताई है। अब आइए जल संसाधन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम जल संसाधन में किन किन टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं उसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो इस अध्याय में बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग मैं आपको परिचय यानी इनका इंट्रोडक्शन कराऊंगा, और फिर दूसरा जो टॉपिक हमारा रहेगा वो जल संसाधन के उपयोग जो है वो रहने वाला है, और तीसरा जल संकट और उसके कारण, और चौथा जल का संरक्षण और प्रबंधन, और पांचवा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना वाले बांध। तो बेसिकली इन 5 मोटे मोटे और बड़े टॉपिक्स को इस अध्याय के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप इत्मीनान से सब्र जरूर रखिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं साथ साथ कराता हूं, जो आपके बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इसलिए आप हमारे साथ साथ एक अच्छा सा नोट्स भी आप ज़रूर बनाएं, ताकि आप एग्ज़ाम से पहले चीज़ों को रिवीजन कर पाएँ। तो आइए सबसे पहले जो हमारा पहला टॉपिक है वो परिचय है, और यहाँ मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, जिसमें सबसे पहला मैं ये बताऊंगा कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका है। जैसे कि आप लोगों ने अपने आसपास या आप जहाँ भी रह रहे होंगे, आपने पृथ्वी के बारे में ये बातें ज़रूर सुनी होंगी कि हमारी जो पृथ्वी है यहाँ ज़्यादातर जगहों पे जो है वो जल है, और उन जगहों में यदि हम पढ़ाई लिखाई की दुनिया में बात करें तो वो 3/4 यानी कि हमारा जो पृथ्वी है उसको 4 हिस्सों में बांटा जाए तो 3 हिस्सों पे हमारा जल ही है। इसलिए आप यहाँ पृथ्वी को देख सकते हैं कि ये जो नीले कलर का आपको जितने भी जगह दिखाई पड़ रहे हैं, ये सारे जगह जो है वो पानी वाले एरिए हैं, जिसको नीले कलर में दिखाया गया है। तो इससे आप ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि ये जगह जो है वो ज़्यादा है, इसलिए हमारी धरती पे ज़्यादा मात्रा में पानी है। लेकिन मैं इसके बारे में आगे तो बात करूंगा, लेकिन और दूसरा जो हमारा फैक्ट है वो है कि हमारी पृथ्वी पर ऊपर से नीली दिखाई देती है। यानी कि हम अपनी पृथ्वी को यदि अंतरिक्ष से देखें तो हमारी पृथ्वी कुछ नीली कलर की दिखाई पड़ती है। ऐसा हमारी पृथ्वी पर मौजूद भारी मात्रा में जल के कारण होता है। यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, जल होगा के कारण होता है। यानी इस पॉइंट का कहने का मतलब ये हुआ कि पहले तो आप समझ ही लिए कि हमारी जो धरती है यहाँ ज़्यादा मात्रा में पानी है, और वो पानी ज़्यादातर जो है वो समुद्र में है, और समुद्र का पानी कुछ नीले कलर का दिखाई पड़ता है। और ये कुछ साइंस का मामला है। यदि आप पृथ्वी को अंतरिक्ष या ऊपर से देखें तो आपको कुछ पृथ्वी जो है वो नीली कलर की दिखाई पड़ेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा जल है, और वो जल समुद्र में पाया जाता है, और समुद्र का जल कुछ नीले कलर का दिखाई देता है। तो इस वजह से ये बातें आपको जो है वो ध्यान में रखनी है। इसलिए पृथ्वी को जो है वो नीला ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि जब पृथ्वी ऊपर से नीली कलर की दिखाई पड़ती है तो इस वजह से हमारी पृथ्वी को जो है एक ग्रह कहा जाता है, जिसका नाम है वो नीला ग्रह। तो ये पॉइंट जो है आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में बनते हैं। अब यहाँ मैं आपको जो है पृथ्वी का कुल जल का वितरण बताऊंगा, जिसमें मैं आपको 2 अलग अलग तरीके से जल को बांट करके बताऊंगा, और आप ये समझ पाएंगे कि हमारी जो धरती है यहाँ जो जल है यहाँ किस प्रकार से उसका वितरण है, वो जल कहाँ कहाँ कितना कितना मौजूद है। लेकिन इसे बताने से पहले आपको मैं एक क्वेश्चन जो है आपसे पहले पूछना चाहता हूँ। जैसा कि आपने पीछे देखा कि हमारी धरती जो है, यदि यहाँ आपने नहीं भी देखा तो आप ये जान रहे हैं कि हमारी जो धरती है यहाँ सबसे अधिक जल है, ठीक है। लेकिन हमारी धरती पे जल अधिक होने के बावजूद भी आए दिन हम देश दुनिया में या अपने ही देश में तमाम तरह से अलग अलग जगहों पे जल संकट या जल की कमी जो है हम लोग आए दिन देखते हैं। और आप लोग में से कोई ना कोई बच्चे इस चीज़ों से सफ़र कर रहे होंगे, यानी कि इन चीज़ों को अपने आसपास देखते होंगे कि भाई हमारे इधर जो है, हमारे
इलाके में जल की जो है वो काफ़ी कमी है। तो इसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि जल तो हमारे पास बहुत अधिक है। तो जब तक आप पृथ्वी पर कुल जल का वितरण नहीं समझेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो आप ये नहीं समझ सकते हैं कि वो चीज़ें क्यों हो रही है। तो आइए पृथ्वी जो हमारा है इस पर कुल जल का वितरण हम लोग देखते हैं। अब इसे मोटे मोटे तौर पर हम लोग अपने धरती के जल को बांटे तो दो तरीके से बांट सकते हैं। एक हम समुद्र का जल ले लिए, समुद्री जल, जो कि 96.5% है, ठीक है। दूसरा हमारा है ताज़ा या मीठा जल, जिसे पीने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं और इसी जल को हम लोग पीते हैं, जो कि हमारे पास है 2.5%। ये प्रतिशत तो पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपको ध्यान में रखनी है कि सबसे अधिक 96.5% समुद्र में है और 2.5% जो है वो ताज़ा यानी मीठा जल है, जिसे हम लोग पीने में इस्तेमाल करते हैं। पीने में ही नहीं, कपड़े लत्ते, नहाने धोने, भोजन बनाने, इन सभी चीज़ों में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब ये जो समुद्री जल है 96.5% जल जो है ये व्यर्थ है। व्यर्थ यानी अनुपयोगी है। इसका किसी भी प्रकार से हम लोग तो इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये सारे जल जो है वो समुद्र में पाए जाते हैं और समुद्र के जल काफ़ी नमकीन होते हैं। इसलिए इतने नमकीन होने के कारण आप ना तो उसका पीने में इस्तेमाल कर सकते हैं, ना किसी और चीज़ में कर सकते हैं। तो इसलिए ये जल तो हमारा व्यर्थ ही है, यानी कि अनुपयोगी है। इसका किसी भी प्रकार से हम उपयोग नहीं कर सकते। और अब आप ये समझ पा रहे होंगे कि हमारी धरती पे इतना अधिक जल होने के बावजूद भी हमारे यहाँ आए दिन जल की कमी क्यों होती है। क्योंकि 2.5% ही हमारे पास मीठा जल यानी पीने वाला जल है। और इसमें भी आप देखिए, इसको यदि दो तरीके से हम बांटें तो इसमें जो 70% जल है वो ताज़ा पानी तो है, लेकिन बर्फ़ की चादर के रूप में, यानी कि बर्फ़ जो है, बर्फ़ के बड़े बड़े चादर के रूप में ये जल जो है वो मौजूद है। अब बर्फ़ का बड़ा बड़ा चादर है तो इसका भी तो आप किसी भी प्रकार से उपयोग कर नहीं सकते। ये भी आप एक तरह से समझे तो व्यर्थ और अनुपयोगी, क्योंकि बर्फ़ का आप क्या ही करेंगे। लेकिन इसमें जो 30% जल बच जाता है वो आपका ताज़ा पानी जल होता है, यानी कि ये भू जल होता है। ये भूमि के अंदर पाया जाता है और इसी का हम लोग जो है उपयोग करते हैं। और इसी जल का उपयोग पीने में भी करते हैं, नहाने में भी करते हैं, कपड़े धोने में भी करते हैं और भोजन बनाने में भी करते हैं। इसलिए इतने कम जल पे इतनी ज़्यादा, एक तरह से कहें तो अलग अलग तरीके के काम किए जाते हैं। तो इस वजह से हमारे यहाँ जल की कमी जो है वो देखने को मिलती है। क्योंकि जल देखने को तो हमारी धरती पे बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम उसके अंदर जाएं तो हमें पता चलता है कि बहुत कम मात्रा में हमारे पास वैसा जल है जिसका हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। बात को समझ रहे होंगे आप? चलिए, तो हमें उम्मीद है कि आप इसे अच्छे से समझ पाए होंगे। अब यहाँ आपके बोर्ड एग्ज़ाम में अलग अलग वर्षों में कुछ क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं, जिसको आपको वीडियो रोक करके इसका जवाब देना है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जवाब आप खुद दें, ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए कि सबसे पहला कि भाई एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएगा वो हमसे बन जाएगा, क्योंकि यहाँ बन रहा है। दूसरा, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से वो महत्वपूर्ण है भी या नहीं, ये मैं नहीं कहूँ, ये आप खुद भी देख करके अनुमान लगाएं तो ज़्यादा बेहतर और भरोसेमंद रहेगा। तो इसलिए मैं ये आप पे छोड़ता हूँ, आप वीडियो रोक करके इस पहले प्रश्न का जवाब दें, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का है, जिसमें आपको 4 यहाँ अलग अलग विकल्प दिए गए हैं और एक विकल्प जो है वो सही होगा, उसी विकल्प पे आपको टिक करना है। ये 1 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसमें कम से कम आपको 2 से 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाइनों का उत्तर आपको देना है। ये 2 नंबर का पूछा जाता है। वैसे तो ज्योग्राफी में 2 नंबर के अलावे एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी होते हैं, जो कि 4 नंबर के पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ जो ये प्रश्न है वो 2 नंबर वाला है, जो पूछा जा रहा है कि मृदु जल या मीठा जल क्या होता है। और देख सकते हैं आप, ये 2023 में पूछा गया है। तो आप ज़रा इसे होमवर्क के तौर पर लें और आप खुद बनाएं। वैसे मैं अब अगले टॉपिक में आगे बढ़ता हूँ। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है जल संसाधन का उपयोग। अब आप लोग सभी जानते होंगे कि जल जो है वो कितना कीमती चीज़ है, यानी कि हमारी धरती पे बेशुमार कीमती चीज़ों में एक जल आता है, जो ईश्वर ने हमें दिया तो फ्री में है। इसलिए हम जाने अनजाने में इसका दुरुपयोग भी करते हैं। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे इसके उपयोग को देख करके। वैसे पढ़ाई लिखाई में तो हम लोग 2, 4, 5 उपयोग को देखते हैं,
लेकिन आप अपने दैनिक जीवन में देखें कि जल का कितना उपयोग है। आप देख सकते हैं कि जल का ना जाने कितना उपयोग है जल के बिना। इसलिए आप लोग समझ गए होंगे कि जल संसाधनों के कई उपयोग हैं, जिसमें यहाँ आप देख सकते हैं पीने में जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। ऐसे कई स्लोगन आपने अलग अलग अखबारों, अलग अलग विज्ञापनों में देखा होगा। दूसरा जो जल संसाधनों में हमारा जो उपयोग है वो है सिंचाई में। खेती बाड़ी करने के लिए हम लोग जल का इस्तेमाल तो करते ही हैं। घरेलू उपयोग में कपड़े धोने, नहाने, भोजन बनाने, इस तरह की चीज़ों में इसका उपयोग तो करते ही हैं। उद्योगों में उपयोग है, फैक्ट्री वगैरह में कोई भी चीज़ बनाया जाता है तो वहाँ पानी का बड़ी मात्रा में उपयोग किया जाता है। और पांचवा है विद्युत उत्पादन में, ये आजकल चलन में है, आजकल पानी से बिजली भी बनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जल के कई सारे उपयोग हैं। तो आपसे यदि पूछा जाए कि जल संसाधन के क्या उपयोग हैं, तो ये बातें आप जो है एग्जाम में लिख सकते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि जल के कितने सारे उपयोग हैं। अब आप लोग ये समझ ही गए होंगे कि जल का हमारे पृथ्वी पे किस प्रकार से वितरण है, जल का क्या उपयोग है। अब हम लोग जल संकट को समझेंगे, यानी कि जल की एक तरह से देखें तो कमी को हम लोग देखेंगे। तो देखिए, जल संकट बेसिकली क्या होता है कि जब किसी क्षेत्र में लोगों को पीने और खेती एवं घरेलू उपयोग के लिए साफ पानी ना मिले तो उसे जल संकट कहते हैं। तो सबसे पहले आप जल संकट को समझें कि कोई भी क्षेत्र ले लीजिए जहाँ के लोगों को पीने, खेती और घरेलू उपयोग जैसे नहाने, खाने, भोजन बनाने, इस तरह की चीज़ों में यदि उन्हें पानी नहीं मिल पा रही है, पानी की कमी हो रही है, वो भी साफ पानी की, तो उसे हम लोग जल संकट कहेंगे, यानी जल संकट समझेंगे। अब जल संकट के भाई कई कारण हो सकते हैं, जल संकट तो ऐसे ही नहीं होता है। तो आइए जल संकट के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो पहला, वर्षा की कमी हो सकती है। यदि वर्षा ही ना हो तो जल तो कमी होगी ही, ये स्वाभाविक बात है। दूसरा, जल का अत्यधिक दोहन। आप लोगों को मैंने अभी बताया कि ईश्वर ने हमें जल फ्री में दिया है, लेकिन हम लोग जाने अनजाने में जल की बर्बादी करते रहते, जल का दोहन करते रहते हैं। तो ये भी दूसरा सबसे बड़ा कारण जल संकट के पीछे है। तीसरा, जल प्रदूषण। आप लोग जानते ही हैं, आए दिन जल काफ़ी प्रदूषित होते जा रहा है, जिसके वजह से हमें जल की कमी देखने को मिलती है। यानी हमारे आसपास जल तो हैं, लेकिन वो शुद्ध जल नहीं है, प्रदूषित जल है। इसलिए वो होते हुए भी हम उसका किसी भी प्रकार से उपयोग नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हमारे और आपके इधर जल संकट जो है वो होती है। चौथा, जल संरक्षण एवं प्रबंधन की कमी। हमारे पास वैसी व्यवस्था नहीं है जिसकी मदद से हम जल का संरक्षण कर पाएँ, यानी उसे बचा पाएँ या एक प्रबंधन कर पाएँ, जहाँ भविष्य में जल को जमा करके भविष्य में उपयोग करने के लिए जल को जमा रखा जा सके। वैसा हमारे पास कोई प्रबंध नहीं है। आप लोग गांव वगैरह में यदि रहते होंगे तो आप देखते होंगे कोई प्रबंधन है, कोई संरक्षण जैसी चीज़ें हैं, नहीं है। तो इसलिए ये चार सबसे बड़े कारण हैं जल संकट के पीछे का। तो आप इन बातों को समझ पा रहे होंगे कि जल संकट क्या है और उसके पीछे का कारण क्या है। ये भी एग्जाम में यदि आपसे पूछे तो इसका आप सफाई से इसका उत्तर जो है वो दे सकते हैं। अब यहाँ मैंने आप लोगों के लिए एक प्रश्न लिया है, क्योंकि आप पीछे से अभी तक जल के बारे में खूब पढ़ते आ रहे हैं और आपने जस्ट इसके पिछले पेज पे जल संकट के बारे में पढ़ा और उसके पिछले पेज पे जल के उपयोग के बारे में पढ़ा। तो आप लोगों ने ये समझा कि भाई जल का तो कई सारे उपयोग हैं, तो इसलिए जल संकट यदि आए तो जीवन जो है वो जीना मुश्किल हो सकता है। यानी जल का संरक्षण और प्रबंधन जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपने पीछे देखा कि जल संकट के कारणों में संरक्षण और प्रबंधन की कमी भी सबसे बड़ा कारण है। क्यों? क्योंकि आपके आसपास तो जल है, लेकिन ना तो हम उसका किसी प्रकार से संरक्षण कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास कोई प्रबंधन नहीं है, कोई वैसी व्यवस्था नहीं है, कोई तकनीक नहीं है, इस वजह से वैसा हो रहा है। तो सवाल उठता है कि संरक्षण और प्रबंधन तो लगता है कि जरूरी है करना, लेकिन फिर भी हम लोग ये जान लें कि क्यों आवश्यक है। यानी यहाँ सवाल है कि हमें जल संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता ही क्यों है। क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं समझेंगे, आप उसका कभी भी महत्व नहीं समझ पाएंगे। जैसे आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई की आवश्यकता आपने समझ ली है कि हम क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि आज आपको मैट्रिक पास करना है, फिर पढ़ाई करके किसी सर्विस में जाना है और अपने माता पिता का नाम रोशन करना है।
तो आपने पढ़ा, और ये सब चीज़ करने में आपका एक सबसे बड़ा हथियार है, वो है पढ़ाई यानी शिक्षा। और आपने इसकी आवश्यकता को समझ ली है, इस वजह से आप पढ़ाई में लगे हुए हैं। तो इसलिए जल का संरक्षण और प्रबंधन करने से पहले इसकी आवश्यकता को समझ लें कि ये आवश्यक ही क्यों है। तो आइए इसकी आवश्यकता को समझते हैं। तो हमारे लिए जल का संरक्षण एवं प्रबंधन करना आवश्यक है। ऐसा नहीं करने पर निम्नलिखित समस्याएं आ सकती है। यानी कि आवश्यकता इसलिए है क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसके लिए आपको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहला जो समस्या है वो पीने की पानी में कमी होगी। आप जल का ना संरक्षण करें ना प्रबंधन करें तो पीने की पानी में कमी होगी। पीने का पानी आपके आसपास तो आएगा बारिश के जरिए, लेकिन आप उसका सही से ना तो संरक्षण कर पाएंगे ना प्रबंधन कर पाएंगे, तो आप भविष्य में पानी होते हुए भी पानी के लिए मरेंगे। सीधी बात है। दूसरा है खेती करना मुश्किल हो जाएगा, जिससे अनाज की कमी हो सकती है। दूसरा जो कारण है, खेती करना मुश्किल हो जाएगा, और खेती करना यदि मुश्किल हो जाएगा तो हमारे यहाँ अनाज की कमी हो जाएगी, और अनाज की कमी हो जाएगी तो हम भोजन नहीं कर पाएंगे। हम भोजन नहीं कर पाएंगे तो भूखे रहेंगे, भूखे रह जाएंगे तो एक दिन मर जाएंगे। तो ये समस्याएं हो सकती है। तीसरा, सूखा और अकाल जैसी स्थिति बन सकती है। सूखा भी पड़ सकता है, अकाल जैसी स्थिति बन सकती है, कुछ होगा ही नहीं। और चौथा जो सबसे बड़ा समस्या है वो है हमारी व्यक्तिगत स्वच्छता, जैसे नहाना, कपड़े धोना इत्यादि में गड़बड़ी। यानी कि हमारी जो व्यक्तिगत, ये जो पर्सनल स्वच्छता है, पर्सनल जो साफ सफाई है, इसमें भी हमारी बहुत सारी गड़बड़ी हो सकती है। यानी कि इन चार समस्याओं को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए ये जरूरी हो जाता है कि संरक्षण और प्रबंधन आवश्यक है। क्योंकि अभी मैंने प्रश्न किया आवश्यक क्यों है, तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि जल का संरक्षण और प्रबंधन जो है वो है तो आवश्यक। तो आइए अब हम लोग जल संरक्षण और प्रबंधन की ओर बढ़ते हैं, और सबसे पहले जल संरक्षण और प्रबंधन की ओर बढ़ते हैं, और सबसे पहले हम लोग जल का संरक्षण समझेंगे। तो जल का संरक्षण एवं प्रबंधन में सबसे पहले हम लोग जल का संरक्षण देख लेते हैं। तो आप लोग सब समझ ही रहे होंगे, संरक्षण का मतलब बचाना, और किसे बचाने की बात हो रही है, तो पानी को बचाने की बात हो रही है। तो पानी की बर्बादी को रोकना और उसे इस तरह इस्तेमाल करना कि वह भविष्य में भी बची रहे, इसे ही जल का संरक्षण कहते हैं। तो जल का संरक्षण एकदम सिंपल है कि पानी की जो बर्बादी आज तक हम कर रहे थे उसे आप रोक दीजिए, वही जल का संरक्षण है। और उसका इस्तेमाल आप इस प्रकार से कीजिए कि आपकी जो भविष्य की पीढ़ी आने वाली है उसके लिए भी जल बचा रहे, तो उसी को जल का संरक्षण कहा जाएगा। बात को समझ रहे होंगे। अब जल का संरक्षण के मुख्य प्रबंधन, यानी कि जल को ऐसे ही नहीं बचा सकते हैं आप, उसके लिए आपको प्रॉपर प्रबंधन करना पड़ेगा, एक सिस्टमेटिक तरीका अपनाना पड़ेगा जिसके सहारे आप जल को ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि हम जल को बचाने और अच्छे से उपयोग करने के लिए कई प्रबंधन कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रबंधन है जो कि काफ़ी पॉपुलर है और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, बांध का निर्माण। यानी कि आप बांध को बना करके जल को संरक्षित कर सकते हैं, यानी कि बचा सकते हैं। बात को समझ रहे हैं। दूसरा, वर्षा जल संग्रहण, यानी कि वर्षा जल को भी आप एक प्रबंधन करके बचा सकते हैं और भविष्य में इसका उपयोग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। और तीसरा है नहरों का निर्माण, यानी कि इसके जरिए भी आप जल का संरक्षण कर सकते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि जल का संरक्षण और इसका प्रबंधन क्या होता है और ये किस प्रकार से किया जाता है। तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको और ये पढ़ाई आपको और हमारा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा होगा। बात को समझ रहे होंगे। चलिए, यदि नहीं भी आ रहा है तो आप पेशेंस बना के हमारे साथ जुड़े रहें, धीरे धीरे आपको पसंद आने लगेगा। चलिए, ये प्रबंधन में जो हम लोगों ने जाना कि कई अलग अलग तरीके, यानी कि कई अलग अलग प्रबंध करके हम जल का संरक्षण कर सकते हैं, जिसमें आपको मैंने बांध बना करके बांध भी एक प्रबंध बताया था जिसके जरिए जल को बचा सकते हैं। तो आइए अब बांध के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए सबसे पहले हम बांध यानी डैम को ही जान लेते हैं कि ये क्या होता है। तो ये काफ़ी सिंपल होता है कि बांध वह दीवार है जो नदी के पानी को रोक कर जमा करता है। जैसे आप इस चित्र के माध्यम पे समझ सकते हैं कि यहाँ आप देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों से
नदी है ये, और ये पानी आ रहा है और बीच में यहाँ एक आप दीवार देख रहे होंगे। ये दीवार जो है नदी के बीचों बीच दी गई है, जिसकी वजह से यहाँ पानी जो है वो जमा हो रहा है। और ये जो दीवार है ना, यही आपका बांध है। और इसी बांध के जरिए यहाँ जो ये पानी जो जमा हो रही है, इसी का उपयोग जो है आगे अलग अलग तरीके से की जाएगी, चाहे वो सिंचाई हो, चाहे वो एक तरह से उद्योग में हो, या बिजली बनाने में हो, या आप घर में अपने कपड़े वगैरह धोने में हो, तो इस तरह की चीज़ों में इसका उपयोग किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि बांध सचमुच में जल का संरक्षण करता है, क्योंकि बांध एक प्रबंधन है, एक तरीका है जल को बचाने का। तो आप समझ रहे होंगे कि ये बांध क्या होता है, क्योंकि बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन भी होती है कि भाई बांध क्या है। तो आप समझ रहे होंगे कि ये बांध क्या होता है। अब देखिए, बांध जो होता है वो दो तरीके का होता है, क्योंकि बांध आज ही नहीं बनाया जा रहा है। हमारे पूर्वजों यानी हमारे पुराने समय से, प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ बांध जैसी चीज़ें जो है वो बनाई जा रही है जल को बचाने के लिए। लेकिन उस समय का और आज के समय के बांधों में काफ़ी अंतर है। इस वजह से नाम में भी आपको थोड़ा अंतर मिलेगा। इसमें सबसे पहला जो बांध है वो है परंपरागत बांध। तो परंपरागत बांध क्या होता है? तो ये नॉर्मल बांध आप इसको समझ सकते हैं, और इसका उपयोग भी एकाध चीज़ों में की जाती है, और वो वही खास करके खेती बाड़ी में। तो सबसे पहले आपको डिफिनेशन पढ़ के बताता हूँ कि पुराने समय में नदियों के जल को मिट्टी पत्थर से बांध बनाकर जमा करना, और इसका उपयोग सिर्फ कृषि, देख रहे हैं आप, सिर्फ कृषि उपयोग के लिए करना, ऐसे बांध को परंपरागत बांध कहा जाता है। यानी कि पुराने समय में जो बांध बनाया जाता था वो सबसे पहले तो मिट्टी और पत्थर, छोटे छोटे और सीमित चीज़ों का प्रयोग करके जो है वो दीवार बनाई जाती थी, और इसका उपयोग भी सिर्फ खेती बाड़ी के लिए किया जाता है। तो इसलिए इसको परंपरागत बांध बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये दीवार आप देख रहे होंगे, इधर पीछे कोई नदी है, और यहाँ से पानी आप देख सकते हैं जमा करने के बाद फिर बाद में अलग अलग तरीके से उपयोग, खास करके खेती बाड़ी में पानी निकाल करके इसका उपयोग किया जाता है। अब यहाँ आप ये देख सकते हैं, ये ड्रोन का इमेज लग रहा है, आप इसमें समझ रहे होंगे कि ये परंपरागत बांध किस तरह से होते हैं। देख रहे हैं आप कितने सिंपल हैं, ऊपर से आपको दिखाई पड़ रहे हैं। और फिर ये जो जमे पानी है, इसका उपयोग जो है वो अलग अलग तरीके से किया जाता था। तो ये परंपरागत बांध होते हैं। तो देख करके आप समझ रहे होंगे, क्योंकि आपके आसपास इस तरह के बांध जरूर होंगे, और ये लोग ही आसपास के मिल करके बनाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की तकनीक वगैरह का उपयोग नहीं किया जाता है। लेकिन दूसरा जो हमारा बांध है वो है बहुउद्देशीय परियोजना वाले बांध। और आजकल के बांध जो बनाए जाते हैं वो कुछ इसी प्रकार से बनाए जाते हैं, और ये काफ़ी बड़े होते हैं। अब बड़े हैं तो भाई इसका उपयोग भी बड़ा होगा, यानी अलग अलग होगा। तो आइए बहुउद्देशीय परियोजना वाले बांध क्या होते हैं इसको जान लेते हैं। तो ऐसे बड़े बांध जिसमें जमे जल का उपयोग एक साथ कई कार्यों जैसे सिंचाई, जैसे बिजली उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, मछली पालन, घरेलू उपयोग में किए जाते हैं। यानी कि बहुउद्देशीय परियोजना वाले बांध जो होते हैं, इसका जो पानी होता है जमा, इसका उपयोग जो है अलग अलग तरीके से किया जाता है, और अनेक कार्यों में। वो अनेक कार्य कौन कौन से हैं? तो सिंचाई है, बिजली है, बाढ़ नियंत्रण है, मछली पालन है, घरेलू उपयोग है, यानी कि इतने सारे उपयोग हैं इसके। इसे इस तरह के बांध जो होते हैं वो बहुउद्देशीय परियोजना वाले बांध होते हैं, और आजकल इसी तरह के बांध जो है वो बनाए जाते हैं ताकि बहुउद्देशीय यानी कि बहुत सारे उपयोग में लाया जा सके। इसलिए इसी के नाम पे इसका नाम पड़ा है बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय का मतलब बहुत सारा उद्देश्य होता है, बहुत सारा अलग अलग उपयोग करने के लिए इसका उपयोग, इसको इस तरह के बांध जो है वो बनाए जाते हैं। और आप देख सकते हैं, ये आप एक बांध देख सकते हैं जो कि बहुउद्देशीय परियोजना वाले बांध ही हैं। कितने बड़े आपको दिखाई पड़ रहे हैं, इससे भी बड़े बड़े होते हैं। जैसे कि आप इस इमेज पे गौर करें, ये बहुत बड़ी नदियों पे बनाई जाती है, और काफ़ी सारा पानी जो है वो जमा होता है, और फिर इसका उपयोग जो है अलग अलग तरीके से किया जाता है। और यहीं से आपका जो है बिहार बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाता है। बहुउद्देशीय परियोजना वाले बांध से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आप देख सकते हैं ये बांध बड़े होने के कारण इसमें खर्चा भी अधिक होता है, और इसमें काफ़ी बड़े तकनीक वगैरह का उपयोग करके इस तरह के बांधों को बनाया जाता है। और आगे मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना वाले बांध बताऊँगा, जिसमें हीराकुंड बांध, सरदार सरोवर बांध, नागार्जुन बांध, इस तरह के बांधों के बारे में मैं आगे चर्चा करने वाला हूँ, जहाँ से क्वेश्चंस भी आपका खूब बनता है आपके बिहार बोर्ड में। और अब आप ये तो समझ ही रहे होंगे कि बांध क्या होता है, और बांध
परंपरागत होते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना वाले बांध होते हैं, ये दोनों में क्या अंतर है, ये सब आप समझ पा रहे हैं। अब मैं आपको यदि आगे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना वाले कुछ बांधों के बारे में बताऊंगा तो आप इत्मीनान से चीज़ों को समझेंगे। तो आइए अब कुछ महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना वाले बांध के बारे में जान लेते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा है हीराकुंड बांध। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बांध के बारे में आपको दो बातें जो है वो ध्यान में रखनी है। पहला बात ये कि जो भी बांध है वो किस राज्य में स्थित है, सबसे पहला बात ये ध्यान में रखना होता है, क्योंकि कई बार राज्यों से संबंधित प्रश्न जो है आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भाई बताइए हीराकुंड बांध किस राज्य में है, इस प्रकार से पूछा जाता है। और दूसरा बात आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी बांध है वो सभी बांध किसी न किसी नदी पे बनाए गए हैं। तो दूसरी बातें आपको नदी से संबंधित ध्यान रखनी है कि जो भी बांध है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ हीराकुंड बांध है, ये किस नदी पर बनाया गया है। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि इसमें हमको कितनी बातें जो है वो ध्यान में रखनी है। तो इसलिए यहाँ आप पाएंगे कि यह उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। पहला बात हीराकुंड बांध के बारे में बताया जा रहा है कि हीराकुंड बांध जो है वो उड़ीसा राज्य में है और किस नदी पे है, महानदी पर स्थित है। यानी इसी लाइन में आपको दोनों बातें जो है वो बताई जा रही है और दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब कई कबार क्या होता है कि कुछ और बातें, जैसे कई बांधों के बारे में उनकी कुछ खास बातें होती है, जैसे कि यहाँ हीराकुंड बांध के बारे में एक खास बात ये है कि यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। तो ये एक एक्स्ट्रा बात आ जाता है इसमें, तो इसलिए इससे भी आपको जो है इस तरह से ध्यान में रखना है कि यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। यानी कि जितना भी बांध मैं आपको यहाँ बताऊँगा उसमें सबसे लंबा बांध जो है वो हीराकुंड बांध है। और ये भारत का है नहीं, केवल भारत का ही नहीं बल्कि ये पूरे विश्व का सबसे लंबा बांध है। यानी इतना लंबा बांध पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। तो ये दोनों बातें आप शायद समझ पा रहे होंगे कि मैं आपको बांध के बारे में क्या बता रहा हूँ और आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है और आपके एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। और आगे मैंने कुछ प्रश्न भी लिया है जिसे आप देख करके ये समझ पाएंगे कि भाई हाँ, इस प्रकार से इसमें प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। अब दूसरा हमारा बांध है सरदार सरोवर बांध। इसमें भी आपको, यह गुजरात में नर्मदा नदी पर स्थित है। यानी ये जो बांध है गुजरात राज्य में है और किस नदी पे है, तो नर्मदा नदी पर स्थित है। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखनी है। वैसे इस बांध के बारे में और बताऊं तो इस बांध का जो पानी है वो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सभी राज्य जो है इसके पानी का उपयोग जो है अलग अलग तरीके से करते हैं। और ये एग्जाम में पूछा जाता है आपका कि सरदार सरोवर बांध जो है उसके पानी का इस्तेमाल जो है किन किन राज्यों में की जाती है, तो वो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान है। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखनी है। तीसरा बांध जो हमारा है वो है तुंगभद्रा बांध। तो इसमें भी आपको ध्यान में रखना है कि यह कर्नाटक राज्य में है और ये तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। यानी कि तुंगभद्रा एक नदी है जो कर्नाटक राज्य से होकर के बहती है, तो वहीं इस बांध को जो है वो बनाया गया है। वैसे बता दूं कि यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट और आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण जो है वो होने वाला है कि तुंगभद्रा बांध जो है वो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। तो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो वो तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना है। तो आपको ये ध्यान में रखनी है। तो आप शायद मेरी बातों को समझ भी पा रहे होंगे। अब अगला बांध हमारा है नागार्जुन सागर बांध। इसमें केवल आपको एक ही लाइन है कि यह तेलंगाना राज्य में है और ये किस नदी पर है, तो ये कृष्णा नदी पर स्थित है। यानी नागार्जुन सागर बांध जो है वो कौन से राज्य में है, तो तेलंगाना राज्य में है और किस नदी पे है, तो कृष्णा नदी पर स्थित है। बात को समझ पा रहे होंगे। पांचवा हमारा बांध है कृष्णा राज सागर बांध। ध्यान रखिएगा, यहाँ कृष्णा राज सागर बांध है, यहाँ कृष्णा नदी है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और यह कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है। यानी कि ये कर्नाटक राज्य में है और ये किस नदी पर स्थित है, तो ये कावेरी नदी पर स्थित है। और छठा जो हमारा बांध है, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो ये जो नदी घाटी परियोजना है वो है हमारा दामोदर नदी घाटी परियोजना। यह भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। तो ध्यान में रखिएगा कि भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो वो दामोदर नदी घाटी परियोजना है। और यह किस राज्य में स्थित है, तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है।
बात को समझ पा रहे हो? अब नोट में आप लोगों को एक बात ध्यान में रखनी है कि बंगाल का शौक जो है वो दामोदर नदी को कहा जाता है, यानी कि दामोदर नदी के कारण अक्सर बंगाल में जो है वो बाढ़ आती है, जिसकी वजह से वहाँ भारी तबाही होती है इसके वजह से, और लोग काफ़ी शौक में होते हैं। तो इसलिए बंगाल का शौक जो है वो दामोदर नदी को कहा जाता है, क्योंकि इसकी वजह से ही ये शौक जैसी समस्याएं जो है बंगाल में अक्सर आती रहती है। तो इसलिए बंगाल का शौक जो है वो दामोदर नदी को कहा जाता है, आपको ध्यान में रखनी है। अब अगला जो हमारा बांध है 7वां, वो है भाखड़ा नांगल बांध, और यह जो बांध है ये सतलुज नदी पर स्थित है। तो भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो सतलुज नदी पर स्थित है। वैसे मैं बता दूं कि यह बांध जो है हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर स्थित है, यानी कि ये जो भाखड़ा नांगल बांध है ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब का एक बॉर्डर पे, यानी कि मेन बॉर्डर पे जो है ये स्थित है। तो ये आपको जो है वो ध्यान में रखनी है। अब नोट में आपको भाखड़ा नांगल बांध के बारे में एक बात ध्यान में रखनी है कि भाखड़ा नांगल जो बांध है, इस बांध के बनने से एक बहुत बड़े झील का जो है वो निर्माण होता है, जिसका नाम गोविंद सागर झील है। और यह झील जो है ना भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम या यूँ कहें तो मानव निर्मित जो है वो झील है, या इसको जलाशय भी कह सकते हैं, क्योंकि पानी की बहुत बड़ी मात्रा यही यदि कहीं इकट्ठा हो तो उसे जलाशय ही हम लोग कहते हैं। तो वही बातें यहाँ नोट में जो है वो बताई गई है कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम या मानव निर्मित जलाशय जो है वो गोविंद सागर झील है, जो भाखड़ा नांगल बांध के कारण सतलुज नदी पर बना है। बात को समझ रहे हैं? तो आपसे यदि पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम या मानव निर्मित झील या जलाशय कौन सी है, तो वो गोविंद सागर झील है। बात को समझ पा रहे हैं? अब 8वां और 9वां जो नदी घाटी परियोजना है वो बिहार की नदी घाटी परियोजना है, क्योंकि आप हमारा 8वां जो है वो है सोन नदी घाटी परियोजना, और यह बिहार की सबसे प्राचीन का मतलब होता है पुराना, एवं बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना है। तो आपसे पूछा जाए कि बिहार की सबसे प्राचीन या सबसे पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो वो सोन नदी घाटी परियोजना है। ये अंग्रेजों के समय में ही ये परियोजना लाई गई थी। बात को समझ रहे हैं? और नामा हमारा है कोसी नदी घाटी परियोजना, ये भी आपके बिहार की ही नदी घाटी परियोजना है, और यह उत्तरी बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। और आपको नोट में एक बात ध्यान में रखना है कि कोसी नदी को बिहार का शौक कहा जाता है। अब कोसी नदी को बिहार का शौक इसलिए कहा जाता है क्योंकि अक्सर हर एक साल बरसात के मौसम में कोसी नदी के कारण बिहार में बाढ़ आती है, जिसके वजह से भारी तबाही होती है और लोग काफ़ी शौक में होते हैं। तो इस वजह से कोसी नदी को बिहार का शौक कहा जाता है। ये मोस्ट नोट वाली बातें आपको ध्यान में रखनी है। बंगाल का शौक आपका दामोदर और बिहार का शौक आपका कोसी। बात को समझ रहे हैं? तो ये 9 बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना वाले बांध के बारे में आपको ध्यान में रखनी है, जिसके बारे में आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अब देखिए, बांध जो बनाया गया, तो आप बांध के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ने के बाद आप ये कंक्लूजन यानी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बांध हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि इसका उपयोग हम बहुत सारी चीज़ों में कर पाएँ। इस वजह से एक हमारे प्रधानमंत्री रहे जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे स्वतंत्र भारत के, जिनका नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू है। ये आप देख सकते हैं। इन्होंने बड़े गर्व से जो है ना बांधों को भारत का मंदिर कहा करते थे, क्योंकि बांध के वजह से भारत में जो है काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ बांध के बनने से। तो इस वजह से ये गर्व से कहते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वो गर्व से बांधों को भारत का मंदिर कहा करते थे। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि वो कौन थे जिन्होंने बांधों को भारत का मंदिर कहा था, तो आपको ध्यान में रखना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। बात को समझ पा रहे हैं? अब यहाँ आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, और ये आपको वीडियो रोक करके जो है इस सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। और आप ये जान भी रहे हैं कि किस प्रकार से इस प्रश्न को बनाना है, क्योंकि मैंने आपको पीछे बता रखा है। और आप देख सकते हैं कि ये 2025 इस वर्ष जो बिहार बोर्ड में आपका पूछा गया था, फिर 2025 ही है, फिर 2025 और यहाँ 2024। ये 3 प्रश्न जो हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, और ये आपका एक सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो कि 2 नंबर का पूछा गया था। तो आप जानते हैं कि इसको किस प्रकार से बनाना है। हम चाहते हैं कि आप इसको बनाएं ताकि आपको ये आइडिया लगे कि हमारा जो एग्ज़ाम होने वाला है वहाँ किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। बात को समझ रहे हैं? और आपको एक अंदर से ये आत्मविश्वास हो कि भाई हमारा एग्ज़ाम जो है, यदि हम अच्छे से पढ़ाई करते हैं, अच्छे से रिवीजन करते हैं, अच्छे से चीज़ों को याद करते हैं, तो हमारा एग्ज़ाम जो है वो अच्छा होने वाला है। बात को समझ रहे हैं?
तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ मैं आपको अब इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप सभी जान ही रहे होंगे पीछे से कि जल का संरक्षण और प्रबंधन में बांध तो सहायक है ही है, नहर भी है और वर्षा का पानी को जमा करना वो भी है, जिसके बारे में हम लास्ट में पढ़ेंगे। लेकिन इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्या है, तो इसमें एक नहर बनाई गई थी जो कि हमारी भारत के ही प्रधानमंत्री थी एक समय इंदिरा गांधी, और उन्हीं के नाम पे इस नहर का नाम पड़ा है क्योंकि उन्हीं के द्वारा ये बनाया गया था। और आपको जानकर हैरत होगी कि ये जो इंदिरा गांधी नहर है ना, ये दुनिया की सबसे लंबी नहर है, यानी कि इतनी लंबी नहर अभी तक कहीं नहीं बनाया गया है। तो सबसे पहले आइए हम जान लेते हैं कि इंदिरा गांधी नहर जो है वो राजस्थान की प्रमुख नहर है, क्योंकि आपको यदि पता हो तो राजस्थान जो है वो मरुस्थलीय इलाका हुआ करता था पुराने समय में। वहाँ खेती बाड़ी उतने अच्छे से होती नहीं थी क्योंकि पानी था ही नहीं। लेकिन इस नहर के बनने के बाद ना वहाँ भी खेती बाड़ी जो है बड़े पैमाने पर की जाने लगी। तो ये एक फ़ायदा मिला राजस्थान के लोगों को ये नहर बनने के बाद। और इंदिरा गांधी नहर विश्व की सबसे लंबी नहर है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपको ध्यान में रखें, जिसकी लंबाई 649 किलोमीटर है। देख रहे हैं कितनी लंबी ये है, आप अनुमान जरा लगा सकते हैं। तो ये दो बातें इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। वैसे इस चैप्टर का अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है वर्षा जल संग्रहण, यानी बारिश के पानी को भी हम जमा कैसे करते हैं, इसके बारे में यहाँ हम लोग पढ़ेंगे। तो वर्षा जल संग्रह बेसिकली क्या है कि बारिश के पानी को इकट्ठा करना और भविष्य में उपयोग के लिए उसे संरक्षित करना ही वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। यानी कि वर्षा का जल जो है ना, यूं ही जो बर्बाद होता है, यदि आप उसको इकट्ठा करते हैं और भविष्य में उसको उपयोग करने के लिए बचा के रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, संरक्षित रखते हैं, तो इस प्रक्रिया को ही वर्षा जल संग्रहण कहा जाता है। अब भारत में वर्षा जल संग्रहण के कई तरीके हैं जिसको अलग अलग राज्यों में अपनाया जाता है, और अलग अलग राज्य इसको अपना करके काफ़ी बड़ी मात्रा में वर्षा जल को जो है वो संग्रह करते हैं और बाद में उसका इस्तेमाल जो है अलग अलग तरीके से करते हैं। जिसमें पहला है छत वर्षा जल संग्रह, यानी कि छत पे वर्षा के पानी को जमा करना, खादीन और जोहड़, और तीसरा है हमारा टांका। ये 3 तरीके हैं जिसके जरिए जो है वर्षा के जल को संग्रहित किया जाता है, यानी जमा किया जाता है। और ये टंका और ये खादीन जोहड़, ये दोनों राजस्थान जैसे राज्यों में जो है वो तरीके अपनाए जाते हैं। अब आपको नोट में ध्यान में रखनी है कि एक हमारा भारत में राज्य है मेघालय, और यहाँ एक जगह है मौसिनराम, मौसी नहीं मौसिनराम। यह विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है, यानी कि मेघालय के मौसिनराम में विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। यानी कि यहाँ जितनी वर्षा होती है ना, दुनिया के किसी भी जगह इतनी वर्षा होती नहीं है। तो आपसे पूछा जाए कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो मेघालय, और मेघालय के किस जगह में, तो मौसिनराम। तो आप शायद इन बातों को समझ पा रहे हैं। यदि हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगे तो आप उसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।